गुड मॉर्निंग एवरीवन। साई राम। पिछले वीडियो में मैंने आपको विराम चिन्ह के 6 प्रकार पढ़ाए थे और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो 6 प्रकार पूरे याद होंगे। कौन कौन से 6 प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों? चलिए एक एक करके हम लोग एक बार उसका पुनरावर्तन ले लेते हैं। जैसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था अल्प विराम, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अर्ध विराम, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा था पूर्ण विराम, पांचवा था अपूर्ण विराम या उपविराम और छठा था हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो यह 6 प्रकार जो हम लोगों ने पढ़े थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको अगला जो 7 प्रकार बच गया था, मैंने आपको बोला था, वह मैं आपको उसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। तो अब हम अगले 6 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, विराम चिन्ह में हम लोगों ने यह 6 प्रकार पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब अगला जो अपना 7 प्रकार बचता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है कोष्टक, दूसरा है योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह और लोक चिन्ह। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपने जो बचे हुए प्रकार है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब अपना जो 7वां प्रकार है वह है कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में अभी हम लोग को ध्यान देना है कि पहले तो हम उसकी परिभाषा समझेंगे। और ब्रैकेट्स में हम लोग देखो कभी कभी एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर उसमें बड़ा भी ब्रैकेट लगाते हैं। तो वह डिपेंड करता है कि हमारा जो वाक्य है वह कैसा है। पहले हम परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं तो उस वाक्य के बीच में कोई ऐसा शब्द है जिसके और भी अर्थ हैं, या उसे हम अनेक शब्दों के द्वारा दर्शाने जाते हैं, तो उसे हम छोटे छोटे कोष्टक के द्वारा दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे उच्चारण, जिसको हम बोलना भी बोलते हैं। तो उच्चारण का एक और अर्थ है बोलना। तो उच्चारण जीभ एवं कंठ से होता है। लता मंगेशकर भारत की कोकिला, और हम लोग को सबको पता है कि कोकिला का अर्थ क्या होता है, मीठा गाने वाली, कोयल के समान गाने वाली। इसलिए यह लता मंगेशकर जी जो है वो बहुत ही महान गायिका हैं भारत की, जिन्हें यह उपाधि मिली है कि वह क्या है, कोकिला के समान है, या कोकिला उन्हें नाम दिया गया है। तो कोकिला का अर्थ होता है मीठा गाने वाली। तो इस तरह से हम ब्रैकेट में इसका एक दूसरा जो अर्थ है उसे दर्शा सकते हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो लोग भी इसको पढ़ते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है कि कोकिला का अर्थ क्या होता है। तीसरा वाक्य देखते हैं, सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक क्यों हो। अब मूक जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तो पता रहेगा, लेकिन वास्तव में सबको पता हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए मूक का क्या अर्थ है उसे हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि 2 अर्थ है, मौन भी का मतलब भी मूक होता है और चुप रहने का मतलब भी मूक होता है। मूक मतलब शांत, कुछ नहीं बोलना। तो यहाँ पे हम 2 वाक्य से रहे या 3 शब्द रहे, उसके वाक्य में जो शब्द है उसका जो कठिन शब्द है, अर्थ है, उसे हम 2 से 3 वाक्य भी अगर हमारे पास शब्द हैं तो उसे हम दर्शा सकते हैं या उसे हम कोष्टक के द्वारा दिखा सकते हैं। तो इस ऐसे वाक्यों में हम कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला जो है वह है अपना योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हाइफन भी कहते हैं। योजक चिन्ह मतलब 2 शब्दों को जोड़ना। जब 2 विपरीत शब्दों के को एक लाइन के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। उसकी परिभाषा देखते हैं हम। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है और योजक चिन्ह का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। 2 शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। मतलब अगर 2 शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं तो उसे हम योजक चिन्ह के द्वारा अलग अलग करके दिखा सकते हैं और या उसका विभाजन करके दिखा सकते हैं। इसलिए योजक चिन्ह का भी प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। तो जो हमारा जीवन है उसमें सुख और दुख ये दोनों का आना जाना लगा रहता है। तो इसे हमने लोगों ने देखो योजक चिन्ह के द्वारा दिखाया है ना, सुख और दुख को, 2 वाक्य जो एक दूसरे के विपरीत हैं। सुख मतलब खुशी
और दुख मतलब जहाँ पे हमें कोई परेशानी हो। दूसरा है रात दिन, परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। तो हम लोग अगर रात दिन मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो ही हमें सफलता मिलती है। यहाँ पे रात दिन के बीच में भी हमने कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया है? योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो यह हमारा था 8वां प्रकार, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? योजक चिन्ह कहते हैं। अब हम लेंगे अपना जो अगला प्रकार है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। जब हम यह चिन्ह पढ़ते हैं ना, तो हमें कभी कभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, उलझन में रहते हैं कि वास्तव में अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह एक ही है। तो जी हाँ, अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह दोनों एक ही है, सिर्फ उनके नाम है, लेकिन वो दोनों एक ही विराम चिन्ह के नाम है। और इसमें हम आगे ये भी लिखेंगे कि इसके भी दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। इकहरा अवतरण चिन्ह या इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसे हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमें ये सब ध्यान देना है। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम कुछ कहते हैं तो इन चिन्हों का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। जैसे राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। राम जो है वो क्या कहते हैं कि जो सच है, सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो अब उन्होंने कहा है कुछ बात, तो जब भी कुछ कही हुई बातें रहती है ना, उसे हम दोहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के द्वारा हम उसे दर्शाते हैं। तो यह अपना हो गया अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अब इसके भी जो दो भेद है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उद्धरण चिन्ह के भी दो रूप होते हैं। मैंने आपको बताया था, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और दोहरा मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, निराला पागल नहीं थे। किशोर भारती का प्रकाशन हर महीने होता है। जूही की कली का सारांश अपनी भाषा में लिखो। सिद्धराज पागल एक अच्छे व्यक्ति हैं। प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि एक एक शब्द को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जिसे हम इकहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं, उसके द्वारा दर्शाया गया है। जैसे हम देखेंगे, पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेख या शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसे चिन्ह जो कहीं न कहीं किसी पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, किसी समाचार के बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वहीं पे और जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों कहते हो उद्धृत किया जाए, वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं, वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, यह बात किसने कही है? जयशंकर प्रसाद, जो महान हिंदी के कवि हैं, उन्होंने कही है। कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। कामायनी एक बहुत ही बड़ी उपन्यास है, जो बहुत अच्छी उपन्यास है। इसको जो पढ़ता है तो बहुत, जो हिंदी पढ़ते हैं उन्हें कामायनी एक बार पढ़ना चाहिए। तो कामायनी भी जो है एक बहुत ही अच्छी उपन्यास है, जिसे हम दिखा रहे हैं कि एक ऐसी कथा है जिसे हमें संक्षेप में लिखे, मतलब बहुत बड़ी कहानी है। तो यहाँ पे इसे संक्षेप, इसलिए किसकी बात हो रही है यहाँ पे? उपन्यास की। तो इसे भी हम लोग दिखा सकते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह के द्वारा। तो इस तरह से जब कुछ कहा जाए या किसी वाक्य को बताया जाए, किसी ने कहा है, या हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ज्यों कहते हो उद्धृत किया जाए, कोई पुस्तक हो या कोई वाक्य हो या अवतरण हो, तो वहाँ पे भी हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह क्या होता है। अब हम जो अगला प्रकार पढ़ेंगे वह है 10वां प्रकार, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसे हम दर्शाते हैं? उसको शून्य के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम दिखाते हैं कि अगर बहुत बड़ा जो हम शब्द है बहुत बड़ा है, तो बार बार वो लिखना या बोलना हमारे लिए कहीं ना कहीं तकलीफजनक होता है। तो हम उसे इस शून्य के द्वारा लिखते समय दर्शा सकते हैं, जिससे हम शॉर्ट में बोलते हैं लिखना। तो कैसे है उसका पहले परिभाषा देखेंगे हम लोग। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य या डॉट लगा देते हैं, तो यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे पंडित का लाघव चिन्ह क्या हो जाएगा?
प के ऊपर डॉट और बगल में जीरो। लाघव डॉक्टर का लाघव चिन्ह क्या होगा? डॉ लिख के उसके ऊपर चंद्र बिंदु और बगल में जीरो। प्रोफेसर का लाघव चिन्ह होता है प्रो और बगल में जीरो। तो इसके द्वारा हम बड़े बड़े जो शब्द होते हैं उसे हम छोटा करके दिखा सकते हैं, इसे हम इसलिए लाघव चिन्ह कहते हैं। जो अगला प्रकार है अपना वो है आदेश चिन्ह, जिसे हम लोग साइन ऑफ फॉलोइंग कहते हैं। उसका चिन्ह पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या है। दो डॉट है और बीच में हाइफन जो हमने पढ़ा था वह है, एक लाइन रहेगी। तो जैसे हम लोग कोई बात कह रहे हैं या कोई बात के बारे में निर्देश दिया जा रहा है तो उसको हम इस चिन्ह के द्वारा दिखा सकते हैं, आदेश चिन्ह जिसे हम कहते हैं। देखिए परिभाषा देखिए, किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व हम आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वचन के दो भेद होते हैं, डॉट डॉट डैश, दो डॉट और डैश, कौन से? एक वचन पहला, दूसरा है बहुवचन। तो इसी प्रकार से हम अगर दिखाना चाहते हैं कि इसके इतने रूप होते हैं, इसके इतने प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, तो वहाँ पर हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? आदेश चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आदेश चिन्ह समझ में आया आपको कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है? जहाँ पे हम लोग क्रम वाइज कोई चीज़ दिखा रहे हैं या किसी ऐसे विषय के बारे में बता रहे हैं जिसके और भी कुछ रूप हैं, तो उसे हम आदेश चिन्ह के द्वारा दिखा सकते हैं। उसके बाद है 12वां जो है अपना है रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन जिसे हम बोलते हैं। अंडरलाइन का चिन्ह क्या रहेगा? ऐसा जो भी शब्द रहेगा उसको हम अंडरलाइन करते हैं। परिभाषा देखते हैं, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। बच्चों हम सबको पता है कि प्रेमचंद्र जो है ये बहुत ही महान उपन्यासकारक बोले जाते हैं हिंदी में। इनकी कहानियाँ जो आप प्रायः जो पढ़ोगे इनकी कहानियाँ वह ग्रामीण समाज से संबंधित रहती हैं, लेकिन इनकी भाषा इतनी सुदृढ़ और सरल रहती है कि एक बच्चा भी इनकी लिखी हुई बातों को समझने में अपने आप को सफल समझ सकता है। अतः प्रेमचंद्र यहाँ पे बताया गया कि प्रेमचंद्र ने जो उपन्यास लिखा जिसका नाम क्या है? गोदान, वह कैसा है? सर्वश्रेष्ठ कृति है, मतलब उत्तम कृति का है। तो यहाँ पे हमको यह शब्द लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो गोदान उपन्यास को बहुत महत्वपूर्ण दिखा रहा है, तो इस शब्द को हम लोग अधोरेखांकित कर देंगे, इसलिए इसे हम बोलते हैं रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्हों के द्वारा हम किसी भी महत्वपूर्ण शब्द को, पद को या कोई भी जो बात बोली जा रही है उसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस चीज़ को दर्शा सकते हैं। हम लोग को परीक्षा में भी ऐसा आता है, हम अधोरेखांकित शब्द के पद लिखिए या भेद पहचान कर लिखिए, तो उस तब हमें यह बात ध्यान देना कि जो शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, जो शब्द को रेखांकन किया हुआ है, उसी शब्द को हमें पहचानना है कि वह वास्तव में क्या है। तो ये अपना जो हो गया 12वां हो गया, वो है अपना रेखांकन चिन्ह। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो अंतिम चिन्ह है जिसे हम 13वां चिन्ह भी बोलते हैं और जिसको कहा जाता है लोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन, जिसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे डॉट डॉट के द्वारा। तो लोप चिन्ह कितने का है, उसकी परिभाषा क्या है? जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई भी बात बोल रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं यह वाक्य बहुत बड़ा है और इसमें हमें कुछ करके उसको छोटे में दिखाना है, तो उस जगह हम उस वाक्य में लोप चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है। देखिए आपको फिर वो शायद सेंटेंस आगे बहुत बड़ा है, इसके लिए उसको हम लोग इसके द्वारा छोटा कर देंगे और फिर बाद में महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कहते हैं हम करेंगे या मरेंगे। तो इस पूरे चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लिख सकते हो, महत्वपूर्ण को, बाकी आपको लगता है कि बातें बोली गई हैं तो उन्हें आप छोटा करके भी दिखा सकते हो। इस उदाहरण के द्वारा आपको समझ में आएगा कि लोप चिन्ह क्या है। लोप चिन्ह मतलब एक तरह से लोप का मतलब होता है गायब होना। तो बहुत ऐसे चिन्ह जिसे हम किसी भी वाक्य को लिखने के समय, बहुत बड़े वाक्य को छोटा करके लिखने के समय उपयोग में लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लोप चिन्ह कहते हैं।
तो बच्चों आज हम लोगों ने कुल कितने प्रकार पढ़े? अगर आप सबको याद होगा तो अभी आज हम लोगों ने कुल 7 प्रकार पढ़े। और इसके पहले हम लोगों ने कौन से प्रकार पढ़े थे? बाकी के 6 प्रकार पढ़े थे। तो वो 6 प्रकार और ये 7 प्रकार मिला के अपना क्या हो जाता है? टोटल जो हम लोगों ने पढ़ा वो कितना प्रकार पढ़ा? हम लोगों ने कुल 13 प्रकार विराम चिन्ह के पढ़ लिए हैं। अब जो है हमें किस पे ध्यान देना है? फिर से जैसे हमेशा हम लोग करते हैं, अब हम अभ्यास करेंगे और अभ्यास में देखते हैं कि हमें जो आज के दिन में मैंने आपको जो 7 प्रकार पढ़ाए हैं इस वीडियो में, उसमें हमें कितना समझ में आया। चलिए देखो, ये बहुत आसान है लेकिन हमें फिर भी समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे चार आपको इसके उत्तर दिए हुए हैं, उसमें से सही उत्तर के सामने हमें ऐसा टिक का, सही का निशान लगाना है। जैसे विराम चिन्ह को पहचानिए और एकदम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब ये जो चिन्ह आपको दिया हुआ है, अगर हम लोगों ने पूरा 13 प्रकार पढ़ लिया है तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन सा चिन्ह है जो इसका, ये जो चिन्ह है इसका जो सही उत्तर है वो कहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा था अगर एक लाइन है और नीचे डॉट है तो जो ऐसे चिन्ह होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? आप गेस कर सकते हो। अल्प विराम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, अपूर्ण विराम भी नहीं कहेंगे, पूर्ण विराम नहीं कहेंगे, हमारा हो जाएगा ये विस्मयादि सूचक चिन्ह। तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह में। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह है। तो पूर्ण विराम निर्देशक चिन्ह नहीं है, उद्धरण चिन्ह नहीं है, कौन सा होगा अपना? प्रश्न सूचक चिन्ह। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर टिक करके इसको सही कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है आज की वीडियो में, जिसे हम क्या कहते हैं? इकहरा उद्धरण या इकहरा अवतरण चिन्ह। तो अब देखो यहाँ पे किधर दिया हुआ है क्या ये ऑप्शन? हाँ, यहाँ पे मिला अपने को इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो ये आपका आंसर जो है वो सही होगा। अब ये जो सिर्फ डॉट दिया हुआ है, अब आपको अगर याद होगा तो अब भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इसको भी। अब इसमें से इकहरा उद्धरण चिन्ह तो ये नहीं है, निर्देशक चिन्ह भी ये नहीं है, योजक चिन्ह भी ये नहीं है। योजक चिन्ह मतलब ऐसी लाइन रहेगी, ये भी नहीं है। तो हम लोगों को हर बार पूरा उत्तर दिया ही रहे यह जरूरी नहीं है। कभी कभी जो हमारे अध्यापक होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से दिमाग लगाते हैं कि बच्चों को किस तरह से कंफ्यूज करना चाहिए, उनको एकदम घुमाना चाहिए आंसर ढूंढने के लिए, जो कि आंसर आपको उधर ही दिया रहेगा, उत्तर पूरा रहेगा उधर। इसके लिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा कि आपको एक चौथा ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है परीक्षा में, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सब पता है, जो 3 चिन्ह है उसके बारे में पता है। तो अगर आपको ये 3 चिन्ह पता है तो आपका चौथा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हो, इनमें से कोई भी नहीं। तो अब हम देखेंगे जो अंतिम अपना है, एक डॉट और नीचे कॉमा, इससे हम क्या कहते हैं? इसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसके पहले जो वीडियो पढ़ा था ना 6 प्रकार, उसमें बताया था, और वो नंबर 2 पे ही था अगर आपको याद होगा। आज भी मैंने उसको रिपीट किया है। तो हम देखते हैं, योजक चिन्ह तो नहीं लग रहा है, पूर्ण विराम भी नहीं लग रहा है, अर्ध विराम पता नहीं, और हमें जो दूसरा देखना है इनमें से कोई भी नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन आया है आपको परीक्षा में तो वही आपका सही उत्तर रहेगा, यह हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे उत्तर में भी ऑप्शंस रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें देखना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा है? इनमें से कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा चिन्ह है ये। एक डॉट और नीचे कॉमा रहता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? अर्धविराम। अल्प विराम मतलब सिर्फ कॉमा रहता है, और अर्धविराम मतलब एक डॉट और इसके नीचे कॉमा। तो हमारा कौन सा उत्तर जो है राइट है इसमें? अर्धविराम जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो पढ़ा है, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें आपने देखा कि हम लोग जितने भी प्रकार पढ़ चुके हैं अब तक, टोटल जो हम लोगों ने 13 प्रकार पढ़े हैं। हम लोगों ने अल्प विराम पढ़ा है, हम लोगों ने अर्ध विराम पढ़ा, पूर्ण विराम पढ़ा, उप विराम पढ़ा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या जिसे हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोक चिन्ह। यह 13 प्रकार हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है।
और उसके साथ में जो हम लोगों ने अभ्यास किया है और साथ में आपको असाइनमेंट भी जो अटैच किया गया है, अगर आप यह सब ईमानदारी से करते हैं तो यकीन मानिए विराम चिन्ह के प्रकार बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से इसे समझ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया है तो जो भी आपको अभ्यास के लिए दिया गया है उसका भी उत्तर जो है आप लिख सकते हैं पॉज दे के, और इसके साथ में जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसमें भी आप मेहनत करके उसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो उसको आप सबमिट करके भी देख सकते हैं कि आपका कितना उत्तर जो है वो राइट हुआ है। इसलिए आपको जो भी पढ़ाया जाए उसके ऊपर पहले आपको ध्यान से सोचना है, उसकी परिभाषाओं को, उसके जो एग्जाम्पल दिए उसको समझना है, और समझने के बाद जो अभ्यास टीचर आपको देती हैं उसे भी ध्यान देना है, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही आपको समझ में आता है कि इस वीडियो में आपने कितना और कहाँ तक पढ़ा है। अतः हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ग्रामर को समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर हम उतना मेहनत करते हैं तो यह आज का अपना वीडियो था विराम चिन्ह के बारे में। यहाँ पे विराम चिन्ह पूरा अपना कंप्लीट होता है, और फिर से अगले वीडियो में मैं आपको कोई नए व्याकरण या किसी और अन्य पाठ के साथ में आपको नए विषय के बारे में जानकारी दूंगी। और तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। तो अब मैं अगली वीडियो में आपको क्या पढ़ाना है उसके बारे में नई जानकारी दूंगी। थैंक यू।